हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसका टाइटल है कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इस बैच में मैं आपको 300 से भी ज़्यादा, या यूं कहिए कि 350 के आसपास मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। बेसिकली जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे वो होमोफोन्स होंगे। होमोफोन्स के साथ साथ और भी बहुत टाइप के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, उन्हें कराया जाएगा। इस बैच को आप कैसे बाई कर सकते हैं या फिर इस बैच का कॉस्ट क्या है, वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करता हूं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस के इस बैच में कंटेंट क्या होगा। इसके लिए आप इस पीडीएफ फाइल को देखिए। इसी में वर्ड्स दिए हैं, ये देखिए, ये सारे वर्ड्स हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि एक ड्रॉट होता है जिसकी स्पेलिंग DRAUGST होती है, एक ये ड्रॉट है। दोनों में क्या अंतर है? डेजर्ट की ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग में क्या अंतर है? हाँ, जैसे कि आप डिसइंटरेस्टेड का भी यूज़ करते हैं और अनइंटरेस्टेड का भी यूज़ करते हैं। कोलिजन और कोल्यूजन में क्या डिफरेंस है? काउंसिल की स्पेलिंग ये वाली और ये वाली में क्या डिफरेंस है? चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या डिफरेंस है? ठीक, यही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? ऐसे दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग को लेकर आप कंफ्यूज हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि एक वर्ड है फ्लाई, एक वर्ड है फ्लो। आपको ये नहीं मालूम है कि फ्लो का थर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। पेपर में आता है फ्लो के थर्ड फॉर्म में लोग फ्लोन लगा के चले आते हैं, हालांकि फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोड होता है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, मिनिमम और मिनिमल में क्या डिफरेंस है सर? ठीक, प्रे की ये स्पेलिंग भी होती, ये स्पेलिंग भी होती। ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल कैसे एक दूसरे से अलग है? एक ही हैं या अलग हैं? राइट। टेरिफिक, टेरिफाइड, टेरिबल में क्या डिफरेंस है? सोर की तीनों स्पेलिंग के क्या मीनिंग्स? लैंड कब यूज होता है, सॉयल कब यूज होता है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देखिए ना। बोथ वर्सेस नाइदर, कहाँ पे नाइदर यूज करना है, कहाँ पे बोथ यूज करना है। बीट कब यूज होता है जीत हार में, और डिफीट कब यूज होता है। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है। बी और बिकम में क्या डिफरेंस है। बोरो कब यूज करते हैं, लैंड कब यूज करते हैं। जवाब देने के लिए आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड और रिटॉर्ट कब किसको यूज किया जाता है। अनुमति देना है तो कब अलाउ लगाएं और कब लेट लगाएं। राइट। अब कपड़ों के लिए कब क्लोथ्स आता है, कब क्लोथिंग आता है और कब क्लोथ आता है। ये सब ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते ही रहते हैं सर। बहुत सारे तो ऐसे कन्फ्यूजिंग पेयर्स होंगे जिनमें आपको यही आइडिया नहीं होगा कि हाँ, इनमें कन्फ्यूज़न भी होता है क्या, या ऐसे भी दो वर्ड्स होते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर पढ़ाई जाएंगी। राइट, ये सारी चीज़ें आपको इधर पढ़ाई जाएंगी। अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है, टू और वेरी में क्या डिफरेंस है, कब आपको रिप्लेस करना चाहिए और कब आपको सब्सिट्यूट लगाना चाहिए, रिजॉल्व और सॉल्व में क्या डिफरेंस है, आप इधर देखिए। फिर कुछ फ्रेजेस हैं, वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस है, कब आप मीट यूज़ करते हैं, कब आप मीट विद यूज़ करते हैं। राइट, मेकअप और मेकअप फॉर में क्या डिफरेंस है, ब्रिंग अप, ग्रो अप में और अप ब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस है। वेस्टेड विद कब होता है, वेस्टेड इन कब होता है, डिस्पेंस विद और डाइवेस्ट ऑफ में क्या डिफरेंस है, रोल आउट, रोल बैक में क्या डिफरेंस है, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, या इधर देखिए ना सर, मैरिड टू, मैरिड विद में क्या डिफरेंस है, कन्फाइड इन कब यूज़ करना है, कन्फाइड टू कब यूज़ करना है, इलाज के लिए कब आप क्योर ऑफ लगाएंगे और कब आप क्योर फॉल लगाएंगे। ये लिस्ट जो कि फ़िलहाल 328 वर्ड्स की है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हर हाल में इसमें 350 कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेंगे। और ये बात भी आप समझिए, ये 350 कॉम्बिनेशंस हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस नहीं। इजीली आप 350 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, और बहुत जगह तो देखिए तीन तीन वर्ड्स भी हैं। समझ रहे हैं, तीन तीन वर्ड्स भी हैं। रादर है, रादर दैन है, फिर ये वाला रादर दैन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, कुछ तो मिनिमम 800 वर्ड्स और फ्रेजेस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल है, जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए, एक गारंटी मिल जाए कि इस बैच में जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आपके काम का और कितना ज़्यादा आपके काम का है। ठीक है ना? आइए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बैच को आपको बाई कैसे करना है।
पहली बात, ये बैच ऑनलाइन है, ये हमारे एप्लीकेशन जो कि अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से है वहाँ मिलेगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और इस बैच की जो टोटल फीस है वो 249 है, और इस बैच की वैलिडिटी जो है 1 ईयर है। हालांकि ये बैच कंप्लीट हर हाल में 2.5 मंथ्स में ज़रूर हो जाएगा, राइट। हाँ, 2 मंथ्स से लेकर 15 डेज में एक्सटेंड करके चल रहा हूँ, तब तक ज़रूर हो जाएगा। वैलिडिटी इसकी 1 ईयर की रहेगी। कोई कन्फ्यूज़न होता है अगर आपको इस बैच को बाई करने में, तो फिर आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये डेमो सेशन है, डेमो सेशन इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जो कंटेंट है वो कैसा है, साथ ही साथ उस कंटेंट को पढ़ाया कैसे जाएगा, राइट। हाँ, आइए ये जो डेमो सेशन 2 है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ही जान लेते हैं कि आज कौन कौन से पेयर्स हम पढ़ेंगे। आज हम एडवाइस के 2 वर्जन्स पढ़ेंगे, फिर अलाइव, लाइव, लाइवली और लिविंग को पढ़ेंगे। अमॉरल, मॉरल और इमॉरल इसके बाद आएगा। फिर हम ऑलरेडी और ये वाला ऑलरेडी पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने आपको पिछले डेमो सेशन 1 में भी पढ़ाया था, वहाँ पर ऑलरेडी को यट और स्टिल के साथ पढ़ाया था। आज हम ऑलरेडी के साथ पढ़ाएंगे। ये अराइव और रीच में क्या डिफरेंस है, ऑल्सो और टू में क्या डिफरेंस है, ये आज का कंटेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बात, शुरुआत में ये जो एडवाइस देख रहे हैं आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर है ये। एडवाइस की ये 2 स्पेलिंग है, एक में सी लगा हुआ और एक में एस लगा हुआ है। सर इन दोनों एडवाइस का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, अंतर है इनके पार्ट ऑफ स्पीच में। सी वाला जो एडवाइस है वो एक नाउन है और एस वाला जो एडवाइस है वो एक वर्ब है। अब जब किन्हीं 2 शब्द के मीनिंग सेम हो, डिफरेंस केवल उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो, जैसे इन दोनों में मीनिंग सेम है, डिफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो होता ये है कि जैसे इसका मीनिंग है सलाह या मैंने बोला सुझाव, तो जब वर्ब वाला शब्द आप लिखोगे यानी कि सुझाव या सलाह, तो करोगे क्या कि ये नाउन के रूप में हो जाएगा सलाह या सुझाव, और वर्ब के रूप में हो जाएगा सलाह देना या सुझाव देना। सर किसी भी काम को आप नाउन कहते हैं और उस काम को करने को ही आप वर्ब कहते हैं। कहते भी तो ना, वर्ब मीन्स एक्शन। तो जैसे ही आपने सलाह बोला तो वो नाउन है, और कह दिया सलाह देना तो वो क्या है, वर्ब है। अब ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम ये वाला एडवाइस लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन वाला लगा देंगे, क्योंकि नाउन प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन प्रोनाउन कहाँ आता है, सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। इधर देखिए, नाउन है तो इसका मीनिंग है सजेशन, वर्ब है तो इसका मीनिंग है टू सजेस्ट। याद करने का तरीका भी है, क्योंकि मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ कि सी वाला एडवाइस नाउन है और एस वाला एडवाइस वर्ब है, ये सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन पे ये चीज़ अप्लाई होती। कौन सी चीज़ कि सी से नाउन होगा और एस से वर्ब होगा। जैसे ये देखिए, ये वाला सी वाला डिवाइस एक नाउन है और ये देखिए ये एक वर्ब है। ये देखिए सी वाला प्रैक्टिस एक नाउन है और फिर से हम लिखते हैं इसको, इस बार एस लगा देते हैं, ये वर्ब है। तो सी नाउन की तरफ झुकता है, एस वर्ब की तरफ झुकता है, राइट। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट है, और आप इसे याद कैसे रखेंगे वो भी सुन लीजिए सर। ट्रिक है इसकी, ट्रिक ये है कि जब आप ABCD पढ़ेंगे तो सी के आगे बढ़ने पर आपको पहले एन मिलेगा, और इसी में आगे बढ़ेंगे तो एस के आगे बढ़ने पर आपको वी मिलेगा। नहीं समझे, सी से आगे बढ़ने पर एन मिलेगा और एस के आगे जाने पर वी मिलेगा। हाँ, STUV, सी के बाद DEFGHIJKLMN हो गया। तो सी से एन है, एस से वर्ब, यानी कि सी वाला नाउन है और एस वाला क्या है, वर्ब है। ये एक ट्रिक है। आइए सर एग्जाम्पल देखिए। टेक माई एडवाइस एंड स्टे अवे फ्रॉम हिम। कोई गुस्सा के कह रहा है कि मेरी सलाह मानो और उससे दूर रहो। ये नाउन है, क्योंकि माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे आप माई बुक बोलिए
तो यहाँ बुक लिखोगे, बुक एक नाउन है, वैसे एडवाइस लिख दिया नाउन वाला। यू शुड नॉट विंक एट, विंक एट मतलब होता है इग्नोर कर देना, आंख बंद कर लेना, ध्यान न देना। योर डॉक्टर्स एडवाइस, आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस को विंक एट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी देखिए नाउन वाला। अब इसको देखिए वर्ब के तौर पे, जब आप इसे वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो वही बात कि आप इसे यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए द डॉक्टर्स सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, तो एडवाइस आ गया। और वैसे भी यहाँ पर डी लगा हुआ, वर्ब की ही सेकेंड या थर्ड फॉर्म होती है जिसमें ईडी लगता है, तो ये वर्ब वाला एडवाइस हो गया। अब ये देखिए यहाँ भी वही कहानी, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ये देखिए एडवाइस वाला आया। हाँ, अगर हम यहाँ पर सीई वाला लिख दे एडवाइस तो भाई हम गलत कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों पेयर क्लियर हो जाते हैं। आइए प्रैक्टिस करके देख लीजिए इन्हीं की। शी डिड नॉट टेक माई एडवाइस सीरियसली। तो ये देखिए माई के बाद में जो एडवाइस आएगा वो नाउन वाला होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। और वैसे भी ये देखिए डिड नॉट टेक वर्ब आ ही चुकी है, तो अब नाउन लगा लीजिए, वर्ब तो आ गई ना, तो ये वाला एडवाइस आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें हर पेरेंट्स लिखा है, हर पेरेंट सेंटेंस की शुरुआत में आया तो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद का ही स्पेस खाली है तो वर्ब की जगह पे कोई नहीं है तो वर्ब लिखो। अब इधर भी देखिए सर, ईडी फॉर्म नाउन की तो हो नहीं सकती, वर्ब की हो सकती, तो ये वाला आंसर हो गया। अब इसको देखिए द बेस्ट, सर बेस्ट एक एडजेक्टिव है ना, आप बोलिए द बेस्ट प्लेयर, प्लेयर एक नाउन है, द बेस्ट बुक, बुक एक नाउन है, तो द बेस्ट एडवाइस, एडवाइस एक नाउन हो जाएगा, सी वाला। द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज टू ट्राई मेडिटेशन टू रिलीज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन, योगा, और मैं यही सलाह तुमको देता हूँ। ये बहुत शानदार सेंटेंस है, बहुत शानदार। आई शैल एक्ट, आई शैल एक्ट का मतलब होता है मैं काम करूँगा, एज यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, एज यू, ये जो एज के बगल में यू लिखा है, ये यू क्या है, सब्जेक्ट है। मैं वैसे ही काम करूंगा जैसे तुम सलाह दोगे, तो यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो ये वाला लिखिए आई शैल एक्ट एज यू एडवाइस, मैं वैसे ही काम करूंगा जैसे तुम मुझे सलाह दोगे। हाँ, अगर यहाँ एज की जगह लिखा होता एज पर, आई शैल एक्ट एज पर, और फिर लिखा होता योर, तो हम ये वाला एडवाइस लिखते हैं, आई शैल एक्ट एज पर योर एडवाइस, नाउन वाला। इसको देखिए लास्ट में, इसमें हुआ ये है कि ये जो सी वाला एडवाइस नाउन है ना, ये नाउन, ये नाउन में भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने का मतलब है कि एडवाइस की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, आप एडवाइस को एडवाइसेस करके नहीं लिख सकते, राइट। तो अगर प्लूरल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे पीसेस में तोड़ के लिखिएगा, ये वाला प्लूरल फॉर्म गलत है, ये वाला आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये देखिए वर्ब हो गई। अब आपको नाउन चाहिए तो ये तो वर्ब है ना, एस वाला है, और ये देखिए प्लूरल ये होगा नहीं, तो आप जब प्लूरल की तरफ जाओगे तो इसे नहीं प्लूरल करोगे, पीसेस ऑफ एडवाइस करके इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडवाइस और एडवाइस का डिफरेंस क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉम्बिनेशन है अलाइव, लाइव, लाइवली और लिविंग। आइए अलाइव, लाइव, लाइवली और लिविंग को पढ़ लेते हैं, राइट। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इनके काम करने के तरीके का है। क्या डिफरेंस है, आइए जान लेते हैं। अलाइव एक एडजेक्टिव है मोटे तौर पे, इसका मतलब होता है जीवित, मतलब कोई भी अगर जीवित है, मृत नहीं है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, तो आप उसे अलाइव बोलोगे, ठीक, अलाइव बोलोगे। कोई 20 साल का और कह रहा है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अभी जिंदा हैं, मतलब मेरे दादा के भी, बाबा के भी पिताजी अभी जिंदा हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं, जीवित हैं, तो जिंदा हैं तो आप अलाइव का इस्तेमाल कर लीजिए। मीनिंग पढ़िए, हैविंग लाइफ, लिविंग और एग्जिस्टिंग, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इट ऑल्सो मीन्स टू फील स्पिरिटेड, ये इसका अलग से मीनिंग है। एक तो अलाइव का मीनिंग है कि आपकी सांसें चल रही हैं, आप जीवित हैं, और दूसरा अलाइव का मीनिंग है कि जब आप थोड़ा सा ना
खुश हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। क्या एक जावेद अख्तर साहब का लिखी हुई लाइन है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा होने का मतलब है कि आपकी सांसें चल रही हैं, और जिंदा नजर आने का मतलब है कि आप एंथुजियास्टिक हैं, पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं। तो ये भी मीनिंग अलाइव का होगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी से बिछड़ गया, बहुत दुखी हो, फिर एक समय के बाद वो उससे मिल जाता है, तो मिलते ही जो चेहरे पे खुशी होगी ना, वो अलाइव हो जाने जैसा होगा। एग्जाम्पल देखिए, इज योर ग्रैंड मदर स्टिल अलाइव? क्या तुम्हारी दादी माँ अभी भी जीवित हैं? इज योर ग्रैंड मदर स्टिल अलाइव मतलब जीवित है। नंबर 2, द आर्टिस्ट कम्स अलाइव व्हेन ही विजिट्स हिज रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ आर्टिस्ट जिंदा है, पहले से जिंदा है। इसमें कहा जा रहा है कि वो आर्टिस्ट जब अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचता है तो वो जिंदा हो जाता है, मतलब ऊर्जा से भर जाता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, उनके सामने पहुँचता हूँ, तो मैं अलाइव हो जाता हूँ, मतलब बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ, ऊर्जा से भर जाता हूँ, फुल ऑफ एनर्जी। अगला ये जो वर्ड है, इसको मैं ना लिव नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं लिव नहीं पढ़ूंगा। लिव अगर पढ़ूंगा तो लिव ये वर्ब हो जाएगा, और लिव का मतलब रहने से होता, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन लखनऊ। इसको मैं लाइव पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? लाइव। और जैसे यूट्यूब पे क्लासेस लाइव होती हैं, आईपीएल के मैचेस लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो ये है, इसका मतलब होता है सीधा प्रसारण, डायरेक्ट। जैसे चीज़ें हो रही वैसे दूसरे को दिखाई जा रही, तो ये वाला लाइव है। ये being telecast और broadcast as something is happening, जिस तरीके से कोई चीज़ घटित हो रही है उसी स्वरूप में उसे दूसरे को दिखाना, लाइव ब्रॉडकास्ट। द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही, पार्लियामेंट की कार्यवाही की लाइव टेलीकास्ट चल रही थी सीधे। तो ये तो सिंपल सा वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलाइव आपको समझ ही में आ गया, जीवित होना और थोड़ा सा ऊर्जा से भरा होना भी। ये जो लाइवली है सर, ये अलाइव के दूसरे मीनिंग से रिलेट करता है, जिसका मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। ये लाइवली भी यही बोलता है, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही उमंग से भरा हुआ, पैशनेट होना, फुल ऑफ एनर्जी होना, जिंदा दिल होना जिसको कहते हैं, जिसके चेहरे पे हमेशा खुशी ही रहती हो, लाइवली पर्सन होना, लाइवली ऑडियंस का होना। कोई सॉन्ग आपने सुना और मज़ा आ गया उस सॉन्ग को सुन के, वाह व्हाट अ लाइवली सॉन्ग। एक होता है व्हाट अ लवली सॉन्ग, कितना प्यारा गाना है। एंड इफ यू से व्हाट अ लाइवली सॉन्ग, मतलब कितना ऊर्जा भर देने वाला गाना है ये, कितना ऊर्जा भर। लाइवली होने का मतलब ये होता है चीयरफुल होना, हंसते रहना जिसको कह सकते हैं। और ये भी ध्यान से समझिएगा कि भले ही लाइवली के एंड में एल वाई है, फिर भी ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। वेरी पैशनेट और एनर्जेटिक। एज एन आर्टिस्ट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अमंग्स लाइवली ऑडियंस। एक कलाकार के तौर पे मैं तो हमेशा से ही चाहता हूँ कि ऐसी ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट करूँ, ऐसी ऑडियंस मेरे सामने हो जो बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, जहाँ पर ऐसी लाइवली ऑडियंस, फुल ऑफ एनर्जी वाली ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट करूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सच अ लाइवली पर्सन यू आर। कोई किसी की तारीफ में कर रहा है कि कितने मस्त आदमी हैं आप, कितने जिंदा दिल आदमी हैं आप। लिविंग, लिविंग को देख लीजिए, ठीक, लाइवली हो गया सर, एडजेक्टिव है, कीप दिस इन योर माइंड। ये जो लिविंग है, इसका एक यूज तो नाउन के तौर पे है, तब लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी, जीविका जिसको कह सकते हैं, ब्रेड एंड बटर। लाइवलीहुड भी जिसको कहते हैं, ठीक, तो लिविंग बोलते हैं उसको। लाइवलीहुड का सिनोनिम लिविंग होता है, दो वक्त का बंदोबस्त, और क्या ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जीवन का जो रहन सहन है, रहन सहन, उसको आप लिविंग बोल सकते हैं, और रोजी रोटी को आप लिविंग बोल सकते हैं, लाइवलीहुड का सिनोनिम है। और एक और मीनिंग है लिविंग का, वो अभी आपको बताता हूँ। स्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड। ये देखिए, दिस मैन अर्न्स हिज लिविंग बाय कलेक्टिंग स्क्रैप्स। ये आदमी अपना पेट कैसे भरता है, ये आदमी अपनी लिविंग को कैसे अर्न करता है,
ये आदमी अपनी जीविका को, रोटी का बंदोबस्त कैसे करता है? स्क्रैप्स को कलेक्ट करके, मतलब स्क्रैप्स बोलते कूड़ा कचरा, तो कूड़े कचरे को उठा करके ये 2 वक्त की रोटी को कमाता है। तो दिस वे ही अर्न्स हिज लिविंग, दिस वे ही अरेंजेस हिज लिविंग या लाइवलीहुड, राइट? बाय। अच्छा, अब देखिए पहला, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही मतलब रहन सहन का स्तर जो कहते हैं इज गोइंग हायर वेरी फास्ट, बहुत तेजी से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। ठीक, अब लिविंग का एक तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। दे ट्राइड टू प्रोवोक यू, दे ट्राइड टू प्रोवोक यू, उन्होंने तुम्हें भड़काने की कोशिश करी, बट यू रिमेन कंपोज्ड लाइक नोबडी एल्स, पर तुम कंपोज नहीं रहे, तुम भड़के ही नहीं, तुम बिल्कुल शांत रहे। यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, आप एक जीता जागता उदाहरण हैं सहनशीलता का। हिंदी में एक शब्द बोला मैंने, जीता जागता, ये जो शब्द होता है ना, जीता जागता उदाहरण, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी। जैसे गांधी जी नहीं रहे आप, और आप किसी को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉन वॉयलेंट पर्सन है, बहुत सीधा साधा व्यक्ति, तो आप कहते हैं यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉयलेंस। कोई बहुत नेक दिल आदमी, बहुत परोपकारी, तो यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ गॉड। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो एक एक सबूत के तौर पे, जीता जागता जिसको कहते हैं, कि तुमको लोग भड़का रहे थे लेकिन तुम भड़के ही नहीं सर, समझ रहे हैं ना? तो लिविंग लीजेंड्स होते हैं सर, हाँ, लिविंग लीजेंड्स होते हैं, मतलब जो जो बहुत महान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और आप उन्हें एक नुमाइश के तौर पे, चश्मदीद के तौर पे, एक नज़ीर के तौर पे दूसरे को दिखाते हैं, पेश कराते हैं, राइट? अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, मतलब टेस्ट कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली द इंजर्ड सोल्जर, सौभाग्य से वो सोल्जर जो घायल हो गया था, ही रिमेन्ड, वो कैसा रहा होगा? अलाइव, लाइव, लाइवली या लिविंग, टिल द टाइम ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, जिस वक्त तक उसको अस्पताल पहुंचाया गया ट्रीटमेंट के लिए, सौभाग्य से उस वक्त तक वो पेशेंट मरा नहीं, जिंदा रहा, मतलब उसकी सांसें चलती रही। आपको अलाइव बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि वो ऊर्जा से भरा रहा, नहीं, उसको चोट लग गई तो मतलब वो सौभाग्य से मरा नहीं अस्पताल पहुंचने तक, उसकी जान नहीं गई कहीं से, तो जिंदा रहा, तो अलाइव बोलना चाहिए। We do have some living legions, live legions, lively legions और alive legions। legions महान लोग, महान लोग, तो लिविंग लीजेंड मतलब ऐसे महान लोग जो अभी जिंदा हैं। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि इतने अच्छे लोग अब पैदा होना बंद हो गए हैं, इतने काबिल लोग जो शब्द भेदी बाण चला लें, ऐसे महान लोग पैदा होने बंद हो गए, और अगर कोई कर सकता है तो वो एक लिविंग पर्सन हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, शी इज लिविंग, लाइफ, लाइवली और अलाइव। अगर अलाइव बोलते हो तो वो जिंदा है, अगर लाइवली बोलते हो तो वो ऊर्जा से भरी है। एंड साइनोस्योर ऑफ एवरीवन्स आईज, और वो हर किसी की आंखों का तारा है, अट्रैक्शन है। साइनोस्योर मतलब बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब बताइए सर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? जो ऊर्जा से भरा हो, वो नहीं कि जो जिंदा हो नहीं नहीं, इसकी सांसें चल रही नहीं सर, आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, चीयरफुल होंगे, तभी तो पार्टी में हर कोई आपको देखेगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। तो एक लाइवली लड़की है और हर किसी की आंखों की प्यारी है, तो शी इज लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी एंड साइनोस्योर ऑफ एवरीवन्स आईज, इस तरीके से बन जाएगा। मूविंग ऑन, अमोरल, मॉरल और इमोरल। आइए अमोरल, मॉरल और इमोरल के बीच का डिफरेंस देखते हैं। शुरुआत सर मॉरल से करूंगा मैं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मॉरल के आगे आई एम लगाया गया तो इमोरल बना, ए लगा दिया गया तो अमोरल बना। मैं ये समझता हूँ कि आपको मॉरल और इमोरल में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए नया वर्ड अमोरल होगा, तो अभी मैं उसको भी बताऊंगा आपको। ध्यान से देखिए, मॉरल को पढ़िए।
कंसर्न विद वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, जो इस बात का ध्यान रखे कि क्या सही है और क्या गलत है, लीगली भी और एथिकली भी, कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और वही करता हो जो एथिकल हो और एक्सेप्टेबल हो, जो सही हो, स्वीकार्य हो, नैतिकता से भरा हुआ हो। मॉरल की हिंदी भी यही होती है, नैतिक। मॉरल की हिंदी भी क्या होती है? नैतिक। समझ रहे हैं सर? एक मॉरल ना मैसेज को भी कहते हैं, सीख को कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी। वो मॉरल मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि उस मॉरल को मुझे आपको मोराल के साथ पढ़ाना होगा। ये भी आएगा सर। एक ही जगह अगर मैं सब पढ़ा दूंगा आपको तो आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। तो ये मॉरल इस मोराल के साथ पढ़ाऊंगा। अभी जो मॉरल है वो इमोरल और मॉरल से मैच कर रहा है। तो एक जैसे रिलेशंस वाली चीज़ों को देखिए पहले आप। तो मॉरल मतलब नैतिक। सम पीपल डू नॉट ईट नॉन वेज फूड। बहुत से लोग जो हैं नॉन वेज फूड नहीं खाते। उनका कारण है कि ये करना ठीक बात नहीं है, ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है, जीव हत्या गलत बात है, गंदी बात है, पाप है। सो दे अवॉइड ईटिंग नॉन वेज फूड ऑन मॉरल ग्राउंड्स, है ना, नैतिक कारणों के चलते वो ऐसा नहीं करते। वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, नैतिक। अब इमोरल, इमोरल जस्ट नेगेटिव है, इसी का उल्टा नेगेटिव। इमोरल है जो अनैतिक है। अगर मॉरल का मतलब है नैतिक तो इमोरल का मतलब है अनैतिक, जो गलत है एक तरीके से, जो लीगल नहीं है, इलीगल है, एक्सेप्टेबल नहीं, अनएक्सेप्टेबल है, एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, कंसीडर्ड रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल। इट इज इमोरल टू प्रैक्टिस एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना, हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मल्टीपल पार्टनर्स, व्यभिचार जिसको कहते हैं। तो गलत है, ये अनैतिक है, नैतिक रूप से ये सही नहीं है, गलत है कि आप एडल्टरी को प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएं। अब आप ऑप्शन नंबर ए में आइए, अमॉरल। अमॉरल का मतलब ये नहीं है कि जो अनैतिक है, और ये भी नहीं है जो नैतिक है। अमॉरल वो है जिसे नैतिक या अनैतिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि आपने किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला दिया, तो ये दिमाग में रखा कि हाँ ये ज़रूरी है कि खिलाया जाए खाना, नैतिकता के आधार पर ज़रूरी है, तो आप मॉरल होके खिलाए। ठीक, समझ रहे हैं ना? और एक ने इसलिए खिला दिया खाना क्योंकि वो जो खाना खा रहा था वो ज़्यादा था, बच रहा था, तो उसने ये सोच के नहीं खिला दिया कि वो भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए, बल्कि ये सोच के खिला दिया कि हम इस बचे हुए खाने का क्या करेंगे। जो इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर व्यक्ति ने अपना भोजन दूसरे से शेयर किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसने ये सोच के शेयर ही नहीं किया कि ये अच्छी बात है, उसका पेट भर जाएगा। कुछ उसने सोचा फेंकने से बेहतर है दे दो। तो ये ए मॉरल टाइप का पर्सन है, जो सही भी कर रहा है तो ये सोच के नहीं कर रहा कि ये नैतिक रूप से सही है, और अगर गलत कर रहा तो भी ये नहीं सोच रहा कि नैतिक रूप से गलत है। जैसे जो लोग नॉन वेज जहाँ पर मिलता है, जैसे शॉप्स लगाते हैं चिकन मटन वाली, अब मान लीजिए कोई चिकन की शॉप है, अब वहाँ उसने मुर्गी को काट के और उसको उसको पीसेज में कट करके दे दिया आपको। वो कह रहा है यार हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गलत है या सही, हमारा तो ये धंधा है, हमारा ये धंधा है। तो वो यही नहीं कह रहा है कि मैं नेक काम कर रहा हूँ, ना वो ये कह रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। वो कह रहा है यार हमको इस बात से क्या लेना देना। मेरी बात आप समझ रहे? ये ए मॉरल है, जो केयर फ्री टाइप का पर्सन है, जिसको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो सही कर रहा है या गलत है। जैसे शेर जो है हिरन को मारता है, तो क्या वो ये सोचता है कि वो गलत कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? वो कुछ नहीं सोचता। वो सोचता है मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन चाहिए, हिरन मिले तो ठीक, खरगोश मिले तो ठीक।
समझ रहे हैं? तो वो एमोरल, मतलब जो ये ध्यान नहीं रखता है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है, उसको सही गलत से मतलब ही नहीं है एक तरीके से। जैसे एक छोटा सा बच्चा खेल खेल में थूक देता है कभी बड़ों के ऊपर, तो क्या वो ये सोच के थूकता है कि वो गलत काम कर रहा है, या वो ये सोच के थूक देता है कि वो सही काम कर रहा है? वो कुछ नहीं सोचता, थूक देता है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये कहानी है, नॉट केयरिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ये एमोरल है। प्रेडेटर्स आर एमोरल बिकॉज बट दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर किलिंग अदर्स फॉर फूड। प्रेडेटर वो होते हैं जो इस बात, जो दूसरे के सहारे होते हैं, बेसिकली जो दूसरे को मार के खाते हैं, उन्हीं को आप प्रेडेटर बोल देते हैं। तो वो एमोरल होते हैं, पर वो दूसरे को मारते हैं फूड के लिए, इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनका काम है, वो करेंगे क्या, और वो करेंगे क्या। अब समझ, जैसे कि जल्लाद है, उसको किसी को फांसी पे लटकाना, तो वो इमोरल होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि वो जो काम करने जा रहा है वो नैतिक है या अनैतिक है, वो उसकी जॉब का हिस्सा है इसलिए उसको करना ही करना है, तो वो एमोरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मुझे उम्मीद है मैंने ढंग से डिफाइन किया आपको। इजंट इट moral, amoral या immoral of you to malign somebody's hard earned reputation? किसी की बहुत मेहनत से कमाई हुई रेपुटेशन को अगर आप मैलिन करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, गंदा करते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? Isn't it immoral? क्या ये गलत नहीं है? तो अगर गलत है तो immoral है। Isn't it immoral? गलत नहीं है। हाँ, अगर इसे ऐसे लिखा होता है, is it, क्या ये सही है, तब ऐसे बोलते क्या ये सही है ऐसा करना, इज इट मॉरल ऑफ यू, इज इट मॉरल ऑफ यू। लेकिन आपने कहा इजंट इट, तो क्या ये गलत नहीं है, क्या ये गलत नहीं, इजंट इट रॉन्ग, आंट यू लेट, डोंट यू नो मी, क्या तुम जानते नहीं हो मुझे, मतलब जानते हो, क्या ये गलत नहीं है, मतलब गलत है। आंट यू लेट, क्या तुम लेट नहीं हो, मतलब लेट हो, तो क्या ये गलत नहीं है, मतलब गलत है मॉरल। अब देखिए, चाइल्ड्स बाइटिंग एडल्ट्स, कभी कभी बच्चे जो है ना बड़ों को काट लेते हैं, कहीं भी काट लेते हैं, दांतों से काट लेते हैं, उसको क्या मानोगे, सही मानोगे, गलत मानोगे? कुछ नहीं मानोगे सर, सही भी नहीं है क्योंकि काटना कहां से सही है, और गलत भी नहीं क्योंकि बच्चा नादान है। तो ये इमोरल एक्ट है, सॉरी एमोरल एक्ट है, बिकॉज ही शी डजंट नो दैट बाइटिंग इज रॉन्ग एंड कॉजेस ट्रॉमा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि ऐसे काटना गलत बात है और इससे तकलीफ होती है, तो एमोरल है। एग्जाम्पल दोस्त तीसरा देखिए, ग्रेट पीपल ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट इज मॉरल एंड जस्ट। महान लोग हमेशा वही काम करते हैं जो नैतिक हो और न्याय संगत हो। जस्ट मतलब न्याय संगत, राइट, मॉरल एंड जस्ट, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ओवर हो जाता है। मूविंग ऑन, ऑलरेडी और ऑलरेडी, आई ऑलरेडी वर्सेस ऑलरेडी को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये वाला जो ऑलरेडी है, जो खींच के बोलना है, एक में बोलना, वो एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है प्रायर टू स्पेसिफाइड टाइम इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब कोई चीज जो पहले से ही पास्ट की बात करें तो हो चुकी थी, प्रेजेंट की बात करें तो हो चुकी है, फ्यूचर की बात करें तो हो चुकी थी। मैं जब पार्टी में पहुंचा तो विनोद पहले से ही वहां था, ठीक है, पहले से था, ठीक। और दूसरा, पास्ट में आप पहले से वहां थे, विनोद पहले से था। प्रेजेंट में देखिए, विनोद पार्टी में नहीं चलना क्या, तो विनोद ने कहा भाई मैं पहले से ही पार्टी में हूं, तो प्रेजेंट में ये ऑलरेडी ये काम हो चुका है। फ्यूचर देख लीजिए, विनोद कह रहा है कि तुमको 2 घंटे लगेगा पहुंचने में, जब तक तुम पहुंचोगे मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूँगा। फ्यूचर में पहले, जो काम पहले ही हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी बीन अब्रॉड वंस, मैं ऑलरेडी एक बार विदेश जा चुका हूँ। ऐसा नहीं मैं गया नहीं, मैं जा चुका हूँ। तो जो काम ऑलरेडी हो चुका था, हो चुका है, या उस वक्त तक हो चुका होगा। अब ये जो ऑलरेडी है, ये फ्रेज है, इसमें गैप है, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब सब तैयार, पूरी तरह से तैयार। सब में अगर लोग हैं तो सब लोग तैयार, सिचुएशन है तो सब परिस्थिति तैयार, सब लोग तैयार या सब कुछ तैयार, पूरी तरह से तैयार।
इट मीन्स दैट एवरीथिंग और एवरीवन इज कंप्लीटली रेडी। इसका मतलब है पूर्णतया तैयार। यस वी आर ऑल रेडी, यस हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। चले मेला देखने चले? हाँ हाँ चलो हम सब तैयार हैं। वी आर ऑल रेडी, पूरी तरह से तैयार होना। वी आर ऑल रेडी टू स्टार्ट द ट्रेकिंग, हम लोग ट्रेकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रेकिंग मतलब पर्वतों पे चढ़ना। कम गाइस डिनर इज ऑल रेडी, आओ जल्दी आओ सब लोग, डिनर तैयार है, पूर्णतया तैयार है। डिनर इज ऑल रेडी। ठीक, अब मान लो कोई कह दे मैं तो पहले ही कर चुका हूं, आई एम ऑलरेडी डन, तो वो ए वाला ऑलरेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सरसाइज देखिए। वी आर ऑलरेडी या ऑल रेडी। टू बेयर, यहां टू होना चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, हम ना पूरी तरह से तैयार हैं इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने के लिए। सो वी आर ऑल रेडी, हम पूरी तरह से तैयार हैं या हम सब तैयार हैं। हम पहले से ही नहीं तैयार हैं, और अगर हम पहले से तैयार हैं तो ऑलरेडी के बाद फिर से रेडी लगाओ। वी आर ऑलरेडी रेडी, ऑलरेडी तो सिर्फ पहले से ही बोलता है ना, तो हम पूर्णतया तैयार हैं ये होगा। सो वी आर ऑल रेडी। अब देखिए, द टीम इज ऑलरेडी, द टीम इज ऑल रेडी फॉर दिस बिग मैच, इस बड़े मैच के लिए टीम पूर्णतया तैयार है। द टीम इज ऑल रेडी, समझ रहे हैं ना, फॉर दिस बिग मैच। हाँ, अगर यहाँ जहाँ स्पेस है यहीं पर स्पेस के बाद यहाँ एक वर्ड आ जाता प्रिपेयर्ड, तो आप बोलते टीम इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तब आप बोलते टीम पहले से ही तैयार है। लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं है तो प्रिपेयर्ड का काम ये वाला रेडी करेगा। टीम पूरी तरह से तैयार है फॉर दिस बिग मैच। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैड ऑलरेडी, यू ऑलरेडी reached home by the time it started raining last night, कल रात बारिश होने लगी, और सौभाग्य से हुआ ये कि कल रात जब बारिश शुरू हुई तो उससे पहले ही मैं घर पहुंच चुका था। I had already reached home, मैं पहले ही घर पहुंच चुका था। I had already reached home by the time it started raining last night. I had already reached home. मूविंग ऑन, अराइव एंड रीच। आइए अराइव और रीच का कंफ्यूजन देखते हैं। है कंफ्यूजन? अराइव का मतलब भी होता है किसी प्लेस पर आना जाना पहुंचना, और रीच का मतलब भी होता है आना जाना पहुंचना। दोनों ही डेस्टिनेशन की तरफ की बात करते हैं, चाहे अराइव हो और चाहे रीच हो। तो कहाँ पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अराइव लगाएंगे और कहाँ डेस्टिनेशन के लिए रीच लगाएंगे? हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होगा। टू बी एट अ प्लेस और डेस्टिनेशन, किसी स्थान पर होना या किसी डेस्टिनेशन पर होना। अब देखिए, टू बी रीच को पढ़ते हैं, टू बी एट समवेयर यूजुअली बाय स्ट्रगलिंग अलॉट। थोड़ा सा अंतर हो गया कि यहाँ पर आप हैं, ठीक, और यहाँ पर आप हैं किसी प्लेस पर या डेस्टिनेशन पर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करके। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ के आप पहुँच रहे हैं तो अराइव की तुलना में रीच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात समझिएगा, अराइव कैरीज द सेंस ऑफ कमिंग एंड रीच कैरीज द सेंस ऑफ गोइंग। अराइव आने की बात करता है, रीच जाने की बात करता है। सर रीच की हिंदी पहुंचना होती है सर, और पहुंचना आना नहीं होता। पहुंचना मतलब किसी स्थान पर पहुंचना, यानी किसी स्थान पर जाना। तो रीच जाने की बात करता है और अराइव आने की बात करता है। जैसे एक हेयर होता है, एक देयर होता है, प्लेस दोनों है, मूवमेंट दोनों में है। हेयर में आप यहाँ आएंगे और देयर में आप वहाँ पहुँचेंगे। तो जब करीब आने की बात हो तो अराइव लगाइए, और किसी स्थान विशेष दूर जो कि और वहाँ पहुँचने की बात हो तो रीच लगा दीजिए, ठीक, ये बात। और एक और चीज समझ लीजिए,
रीच के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता सर, नो प्रेपोजिशन। चाहे आप जहां पहुंचे, घर पहुंचे, प्लेटफॉर्म पहुंचे, स्टेशन पहुंचे, कहीं पहुंचे, अराइव के केस में आता है। हाँ, अराइव के बाद अगर हेयर लिखा है, देयर लिखा है ऐसे करके, या होम लिखा है तो नहीं लगता, लेकिन अगर आप अराइव के बाद स्टेशन लिखते हैं, ठीक, किसी प्लेस का नाम लिख दें, बस स्टॉप लिख दें, तो फिर लगेगा। जैसे अराइव एट एयरपोर्ट, अराइव एट ऑफिस, इस तरीके से, या अराइव इन लखनऊ, अराइव इन इंडिया, इस तरीके से होगा। रीच के साथ कुछ नहीं होगा। रीच स्टेशन, रीच एयरपोर्ट, रीच इंडिया, रीच ऑफिस, रीच होम, ठीक। रीच कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएगा। अराइव होम के केस में नहीं लगाता, लेकिन बाकी केसेस में अराइव प्रेपोजिशन भी लगाता है। अब देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं? आने का ना सर, तो क्या बोलोगे? द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट। ट्रेन अभी तक आई ही नहीं है, ट्रेन अभी तक आई ही नहीं है। अब मान लो ट्रेन आ जाती, अब बैठ जाते, 2 घंटे बाद आपके घर से फोन आता, अब बोला था ट्रेन कानपुर पहुंची, तब वहां अराइव नहीं, रीच आ जाता। तो आप बोलते हैं हाँ ट्रेन कानपुर पहुंच रही है, ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूं। मान लो जो ये बात पूछ रहा हूं उसको रिसीव करना आपको, तो ठीक है, ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली है ना, तो मैं भी स्टेशन आ रहा हूं मैं स्टेशन। देखिए, आप जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, ये बात आप घर में किसी से बोलेंगे, मम्मा मैं राहुल को रिसीव करने स्टेशन जा रहा हूं, ठीक है, और राहुल से आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं स्टेशन आ रहा हूं। समझने की कोशिश करिए सर, अभी और क्लियर हो जाएगा। द यूएसए प्रेसिडेंट इज अराइविंग इन इंडिया। यूएसए प्रेसिडेंट जो है अगले हफ्ते हिंदुस्तान आ रहे हैं। फिर वही बात, आने का सेंस है ना, तो अराइव लगाइए। और यहाँ भी देखिए, यहाँ प्लेस है तो अराइव के बगल में प्रेपोजिशन इन लगा कि नहीं लगा? अराइव इन इंडिया, ठीक है। तो अराइव आने की बात करेगा, रीच पहुंचने की बात करेगा। रीच को देखिए और क्लियर होगा। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी रीच द सिटी। हमने कोई यात्रा शुरू करी, और जब हमने यात्रा शुरू करी, तो चाहे पैदल शुरू की हो, चाहे बाइक से या बस से शुरू की हो, तो हमको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, आना नहीं था। ये सेंटेंस बना कि अंधेरा हो गया था, जिस समय तक हम शहर पहुंचे थे ना, उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था, तो पहुंचे थे शहर, तो रीच द सिटी हो गया। और देखिए, रीच ने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया। अगर यहाँ गलती से अराइव आ जाता तो इन लगाते, कुछ ना कुछ लगाते। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीच द एयरपोर्ट विदाउट एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, हाँ, ऐसी अंधेरे टाइम में एयरपोर्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था। फिर से वही बात, रीच ने जब एयरपोर्ट को लिखा तो कोई प्रेपोजिशन कहाँ लगा है? रीच द एयरपोर्ट है, कहीं पर एट इन लगा है, रीच को कोई प्रेपोजिशन चाहिए नहीं। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है सर, ये देखिए। और ये बहुत शानदार सेंटेंस है, ये बेस्ट वर्जन है, ये अराइव से बिल्कुल अलग कर देता रीच को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीच। वन डे आई शैल रीच द टॉप बाय डेंट ऑफ माई हार्ड वर्क। बाय डेंट ऑफ मतलब के दम पर, फ्रेज है। कोई कह रहा है मैं एक दिन मैं भी शिखर पे पहुंचूंगा अपनी मेहनत के दम पर, तो क्या बोलोगे? एक दिन मैं भी शिखर पर आऊंगा, एक दिन मैं भी शिखर पर पहुंचूंगा। सर आप ऐसे शुरू किए हैं ना यात्रा को, ऐसे ऐसे शुरू किए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप वहां पहुंचेंगे, अराइव नहीं कर जाएंगे, पहुंचेंगे। और एक बात और समझिए सर, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सच में किसी किले के ऊपर चढ़ रहे हो, 10 मंजिल पे चढ़ रहे हो, माता वैष्णो की चढ़ाई पे चढ़ रहे हो। ये जीवन की सफलता को लेके भी कह सकता है ना, जिसमें आप चल के कहीं नहीं जा रहे हैं, वर्चुअल ग्रोथ है ना ये आपकी जो जर्नी है ये वर्चुअल है, रियल जर्नी नहीं है कहीं से शिखर पर पहुंचना, इसमें सच में चढ़ा नहीं है कोई कहीं पर। तो ग्रो करने के लिए भी रीच होता है सर, ग्रो करने के लिए भी रीच होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ,
बहुत ध्यान से देखिए, देयर और हेयर को देखिए। हैज रॉनी अराइव्ड देयर, हैज रॉनी रीच्ड देयर, क्या रॉनी वहां आया, क्या रॉनी वहां पहुंचा। क्या उचित है बोलना, उचित पूछ रहा हूं, बोलने को आप उन दोनों चीजें बोल सकते हैं। क्या रॉनी वहां आया, क्या रॉनी वहां पहुंचा। सर क्या रॉनी वहां पहुंचा। नो, नहीं नहीं, जिससे पूछा गया है रॉनी तो अभी तक यहां नहीं आया, अभी तक रॉनी नहीं आया। तो वही बात, अगर आप कह भी रहे हो कि रॉनी अभी तक नहीं पहुंचा, तो वही बात, आप कह रहे हो कि रॉनी वहां पहुंचा, तो रॉनी आपसे दूर जा रहा है ना, सेंस ऑफ गोइंग है। और दूसरा कह रहा है नहीं रॉनी तो अभी तक नहीं आया, यहां नहीं पहुंचा, यहां वो जब पहुंचेगा तो वो आपके करीब हो जाएगा ना, सेंस ऑफ कमिंग। तो इसीलिए जब रॉनी वहां पहुंचा तो रीच लगाओ, रॉनी अभी तक नहीं आया है यहां तो अराइव लगा दो। एग्जाम्पल देखिए, डिस्पाइट ट्राइंग मेनी टाइम्स, बार बार कोशिश करने के बाद भी द फॉक्स कुडंट अराइव रीच द बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या होगा सर, अंगूर के गुच्छे लगे थे एक ऊंचाई पर, लोमड़ी बार बार उछल रही थी, उसके बावजूद भी लोमड़ी उन गुच्छों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन्हें पा नहीं पहुंच पा रही थी। एक लेवल तक पहुंचना होता, आना नहीं होता, तो couldn't reach the bunch of grapes। अब देखिए, the train will soon arrive या reach on the platform number 4। ट्रेन बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच जाएगी, पहुंचेगी या आएगी। ट्रेन का आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, पहुंचेगी थोड़ा ना, जाएगी थोड़ा ना, आपके पास आएगी, अराइव आएगी। और फिर प्रेपोजिशन भी लगा हुआ है। इस तरीके से अराइव और रीच का डिफरेंस मैंने क्लियर किया। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, ऑल्सो और टू को देखते हैं। ऑल्सो वर्सेस टू, आइए समझते हैं कहाँ पे ऑल्सो यूज होता है और कहाँ पे टू यूज होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टू नहीं पढ़ाने जा रहा, पूरा टू नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं टू का उतना हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ विच इज रिलेटेड टू ऑल्सो। वरना टू एक नेगेटिव वर्ड है, टू का मतलब बहुत भी तो होता है, ज्यादा भी तो होता है, लेकिन यहाँ टू और ऑल्सो दोनों का मीनिंग क्या है, भी है। ऑल्सो का मीनिंग हमेशा से भी है, टू का मीनिंग भी यहाँ पर क्या है, भी। ये देखिए ना, ऑल्सो एडवर्ब इन एडिशन, टू एडवर्ब इन एडिशन, मीनिंग सेम है, ठीक, मीनिंग सेम है। ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल भी सेम है, और ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल भी सेम है, मीनिंग सेम है, एग्जाम्पल सेम है। डिफरेंस क्या है सर, यहां से देखिए, देखिएगा, ये देखिए, सोचिए, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, मैं पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मेरा जो पसंदीदा कलर है वो क्या है, ग्रीन है, पर मुझे ब्लू पहनना भी पसंद है, बट आई ऑल्सो लाइक वेयरिंग ब्लू। मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन है, पर मुझे ब्लू पहनना भी पसंद है, ठीक। तो जब आप ऑल्सो लगा रहे हैं तो बीच में लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले लगा रहे हैं। अब इसी बात को आपने इधर बोला, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, बट आई लाइक वेयरिंग ग्रीन टू, लेकिन मुझे ग्रीन भी पसंद है, ग्रीन पहनना भी पसंद है। आप वही बात जब टू से बोलोगे तो टू को क्या करोगे, एंड में लगा दोगे सर, समझ रहे हैं। आप ऑल्सो यूज करते हैं तो सेंटेंस के बीच में लगाइए, और टू यूज करते हैं तो सेंटेंस के एंड में लगाइए। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, आई ऑल्सो टीच हिंदी, आई ऑल्सो टीच हिंदी, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, ठीक, आई ऑल्सो टीच हिंदी। और मैं इसी बात को टू से बोलूंगा तो आई टीच हिंदी टू, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ।
तो वही बात आप अगर ऑल्सो से कहिए तो बीच में लगा के कहिए, टू से कहिए तो एंड में लगा के कहिए। लाइक यू ऑल, जैसे कि तुम सब, लाइक यू ऑल मतलब जैसे कि तुम सब। आई कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल, जैसे कि तुम सब फुटबॉल खेल सकते हो, मैं भी खेल सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल। लाइक यू ऑल, आई कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल। जैसे कि तुम सब खेल सकते हो वैसे ही मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। सिमिलरली टू से कैसे बोलेंगे? लाइक यू ऑल, आई टू कैन प्ले फुटबॉल, मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। इस सेंटेंस में थोड़ा सा वेरिएशन है। आई टू कैन प्ले फुटबॉल। सर टू क्या करता है ना सर, टू जिसके बगल में जिसकी बात करेगा ना उसके ठीक बगल में आए। मैं भी, आई ऑल्सो नहीं, आई टू, आई टू। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे मुझे जवाब मालूम है, आई नो द आंसर। मुझे भी मालूम है, आई टू नो द आंसर। ठीक है? जैसे मैं भी वहां था, आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉज देयर टू, मैं भी था वहां। या आई टू वॉज देयर, मैं भी था वहां। तो टू क्या करेगा ना, सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में आके इसी बात को बोलेगा। जैसे कि तुम सब, मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल। लाइक यू ऑल, आई टू कैन प्ले फुटबॉल। टू एम्फोसाइज करने की कोशिश करता ना, मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। सिर्फ तुम लोग नहीं, मैं भी खेल सकता हूँ। आई टू कैन प्ले फुटबॉल। इस तरीके से एग्जाम्पल्स देखिए। सर यूज ज्यादा करने से क्लियर होगा ऑल्सो और टू का कंफ्यूजन। आई यूजली ड्रिंक बियर, वैसे तो मैं बियर ही लेता हूं, बट समटाइम्स आई डोंट माइंड हैविंग वाइन टू। एंड में क्या लगाओगे? ये एंड है ना, टू। कोई कह रहा है वैसे तो मैं बियर ही पीता हूं लेकिन कभी कभी मुझे वाइन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड हैविंग वाइन टू, लेकिन कभी कभी वाइन भी चलती है। ठीक, हाँ, आई डोंट माइंड हैविंग वाइन टू, एंड में। फिर देखिए, दैट ब्लू जैकेट इज ऑल्सो माइन, दैट ब्लू जैकेट इज टू माइन। टू ऐसे नहीं घुस जाएगा सर, वो ब्लू जैकेट भी मेरी है, दैट ब्लू जैकेट इज ऑल्सो माइन, दैट ब्लू जैकेट इज ऑल्सो माइन। ये ब्लू जैकेट भी मेरी ही है, ऑल्सो आएगा। अगर आप इसी सेंटेंस में टू चाहते हैं तो यहां लगाइएगा, दैट ब्लू जैकेट टू इज माइन। वो ब्लू जैकेट भी मेरी है, थोड़ा इम्फेसाइज करिएगा, दैट ब्लू जैकेट टू इज माइन। वो भूरी जैकेट भी मेरी है। टू जैकेट के ही बगल में आ जाएगा, जैसे पीछे आई के बगल में आ रहा था ना टू, ये वाला, मैं भी, वैसे। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम हिंदी शी टीचेस संस्कृत। हिंदी के साथ साथ वो संस्कृत भी पढ़ाती है। अब ये जो भी है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, शी ऑल्सो टीचेस संस्कृत, ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम हिंदी शी टीचेस संस्कृत टू। हिंदी के साथ साथ वो संस्कृत भी पढ़ाती है, शी टीचेस संस्कृत टू। एंड में आ गया था टू, मिड में आया तो ऑल्सो। सर इस तरीके से आज का सेशन ओवर हो जाता है। अब ओवर करने से पहले मैं थोड़ा सा बैच को फिर से ब्रीफ कर दूं। मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ऑनलाइन पेड बैच है वो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का। इस बैच में मैं आपको होमोफोन्स और बाकी बहुत सारे वर्ड जिनमें कंफ्यूजन होता है, अभी जैसे आपने देखा ऑलरेडी और ऑलरेडी होमोफोन्स थे, लेकिन ऑल्सो और टू होमोफोन्स नहीं थे, बस उनके मीनिंग एक जैसे थे और उनमें कंफ्यूजन था, राइट। तो ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस जिनमें कंफ्यूजन है, किसी भी वजह से कंफ्यूजन हो, ऐसे 350 से भी ज़्यादा मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस आपको पढ़ाऊंगा। इस बैच की टोटल कॉस्ट है 249। ये बैच 2 मंथ्स में ओवर हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपका बड़ा एग्जाम लगा हो तो उससे पहले ये ओवर हो जाएगा और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस कहाँ मिलते हैं आपको? ये कहीं भी मिल सकते हैं सर, स्पॉटिंग एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में मिल सकते हैं, इवन सिनोनिम एंटोनिम में भी मिल सकते हैं सर। सिनोनिम और एंटोनिम में भी मिल सकते हैं। मान लो एमोरली पूछ लिया जाता सिनोनिम में, तो केयर फ्री उसका सिनोनिम हो जाएगा, नॉट सीरियस उसका सिनोनिम हो सकता था, राइट। तो ये बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।
कैसा लगा ये डेमो सेशन 2 मुझे फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।